ताजमहल जो कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, जिसे बनाने के लिए शाहजहां ने 22 सालों तक अपने खजाने खुले रखे और देश विदेशों के कोने कोने से चुनकर नायाब पत्थरों का कलेक्शन किया और कुशल कारीगरों के द्वारा इस इमारत में उसको तराशा गया। तो जब यह बनकर तैयार होती है तो यह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में गिनी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इमारत का भ्रमण करेंगे और यहाँ के कोने कोने में जाकर इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है संजय सिंह और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जकूस्त। तो ताजमहल में एंट्री करते ही आपको सबसे पहले टिकट लेना होगा, जो कि इंडियंस के लिए 50 रुपये से स्टार्ट होता है। और अगर आपको मकबरा भी देखना है, अंदर ताजमहल के जाना है, तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब आपका 250 रुपये का टिकट होगा। वही फॉरेनर के लिए ये 1350 रुपये का होता है। और टिकट के साथ में ही दिया जाता है यह टोकन, जो कि 3 घंटे तक के लिए वैलिड होता है। मतलब आप जब एग्जिट होंगे तब यह मशीन में टोकन डाला जाएगा। 3 घंटे से ज़्यादा है तो शायद आपको एक्स्ट्रा मनी ली जाएगी। मैंने इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं किया, हम लोग करीबन 2-2.5 घंटे में वापस आ गए थे। अभी हमने जिस गेट से एंट्री करी है उसे फतेहपुरी गेट बोला जाता है। और एंट्री करते ही आपको इस तरह के 4 हरे भरे मैदान दिखाई देंगे और मैदान के बगल से ही आपको ये छोटे छोटे कमरे से दिखाई दे रहे हैं। ये कमरे एक्चुअली जो ताजमहल को बनाने के लिए कारीगर आया करते थे, मिस्त्री आया करते थे, उनको रुकने के, विश्राम करने की यह जगह हुआ करती थी, जिनकी संख्या करीबन 20,000 हुआ करती थी। तो आप ये चारों तरफ देखेंगे तो इस तरह के छोटे छोटे कमरे बने हैं। ये सामने आप जो एरिया देख रहे हैं इसे फोरकोर्ट एरिया बोला जाता है। और इसे फोरकोर्ट एरिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको 4 गेट दिखाई देते हैं। सामने ये जो आप गेट देख रहे हैं ये शाही गेट है। यहाँ से जो शाहजहां और उसकी जो फैमिली हुआ करती थी वो जाया करती थी ताजमहल को देखने के लिए। और इसी के सामने एक लेबर गेट भी बना हुआ है, जहाँ से जो मजदूर वगैरह होते थे वो लोग आया करते थे। फतेहपुरी गेट है जहाँ से हम लोग अभी आए हैं, जनरल एंट्री है, वहाँ से जो आम टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं। और एक VIP गेट भी है जो मैं इसमें दिखा नहीं पाया हूँ, वो वहाँ से भी आते हैं। और सभी गेट एक ही तरह से बने हुए हैं। किसी एक को अगर आपने देख लिया है तो चारों गेटों को देख लिया है, ये समझिए। तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो शाही गेट से होते हुए जा रहे हैं। और ये शाही गेट को आप आसपास से देख सकते हैं, बहुत ही बड़े आकार में बनाया गया है। और इसको बाद में बनाया गया है, पहले ताजमहल को बनाया गया है, उसके बाद में फिर ये शाही गेट को बनाया गया है। शाही गेट को इस तरह से बनाया गया है कि इस गेट के मध्य में खड़े होकर अगर आप ताजमहल को देखेंगे और ताजमहल के जो मेन गेट है उसको देखेंगे तो ये दोनों गेट एक ही रेखा में आपको दिखाई देंगे। अब हमें सामने ताजमहल दिख चुका है, इसीलिए उसका दीदार करने के लिए हम लोग चलते हैं अब ताजमहल की ओर। तो ताजमहल के पास पहुंचने से पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं जो शाही दरवाज़ा है, उसके ऊपर जो छतरियाँ बनी हुई हैं ये टोटल 22 छतरियाँ बनी हुई हैं। पीछे की तरफ से देखने पर ये 11 छतरियाँ दिखती हैं और ऐसी ही 11 छतरियाँ अगर आप आगे जाएंगे तो आगे की साइड में भी 11 छतरियाँ बनी हुई है। तो टोटल 22 छतरियाँ बनी हुई है। और इसका जो लॉजिक है वो यह है कि इस ताजमहल को बनने में जो टाइम लगा था वो पूरे 22 साल लगे थे, इसी वजह से 22 छतरियाँ बनाई गई हैं। इस तरह के कई सारे लॉजिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो 8 और 8 मतलब लेफ़्ट साइड में 8 क्यारियाँ बना रखी हैं जो कि गार्डन है, और राइट साइड में भी 8 क्यारियाँ बना रखी हैं जो कि गार्डन है। तो इस तरह से टोटल अगर उनका करेंगे तो 16 क्यारियाँ बनाई गई हैं। और जो बीच में ये पानी भरा हुआ है, इसमें जो फाउंटेन लगा रखे हैं, जो फुहारे लगा रखे हैं, उनकी अगर काउंटिंग करेंगे, संख्या देखेंगे तो वो आपका 53 है। तो ये जो 16 और 53, ये मतलब कि 1653 में ये बनकर तैयार हुआ था। तो ये उस तरह का लॉजिक लगाया हुआ है। जो टिकट का प्राइस है वो 50 रुपये भी है और 250 रुपये भी है। अगर 50 रुपये में लेते हैं तो वो सिर्फ नीचे ही देखने को मिलता है, और अगर 250 का लेते हैं तो ऊपर जाके भी देखा जा सकता है। तो हमने 250 का लिया है, इनका 1350 का पड़ा है, ये भी ऊपर जा सकते हैं। एक बात मैं और आपके साथ में शेयर करना चाहता था जो ताजमहल से जुड़ी हुई है। वैसे तो ताजमहल का जो बंद होने का समय है वो शाम को सूर्यास्त के बाद में बंद हो जाता है, और शनिवार को यह पूरे दिन बंद होता है, क्योंकि शनिवार को जुम्मे का दिन होता है। और उस दिन यहाँ के जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपनी लोकल ID दिखाते हैं और यहाँ पर अपनी नमाज को अदा करते हैं। पर ताजमहल को टूरिस्टों के लिए रात में भी खोला जाता है, और वह दिन कब आता है, जब फुल मून होता है उस दिन ताजमहल रात को भी ओपन रहता है, और मात्र 1-2 घंटे के लिए ओपन रहता है। और उस समय सिर्फ 500 या 600 टूरिस्टों को ही अलाउ किया जाता है। और उस समय जो टिकट का प्राइस होता है वो हाई होता है, 510 रुपये का टूरिस्ट का वो होता है टिकट। और उस समय भी बस सिर्फ 30 मिनट आपको दिए जाते हैं, और 50-50 का बैच बनाया जाता है, जिसमें एक गाइड होता है और वो आपको 30 मिनट के अंदर ही पूरा एक्सप्लेन कर देता है। उस समय जो ताजमहल का व्यू होता है फुल मून में वो बहुत ही
लाजवाब होता है, इसीलिए लोग बाग और जिसको पता होता है वो टूरिस्ट से ज़रूर आते हैं और यहाँ पर उस समय का आनंद लेते हैं। क्योंकि ताजमहल के आसपास किसी भी तरह का कोई भी बाहरी रोशनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, न ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से रात में यहाँ पर अंधेरा होता है और टूरिस्टों को सिर्फ जो शाही दरवाज़ा होता है वहाँ से ही इसका दीदार करवाया जाता है चांदनी रोशनी में। ताजमहल पे जब खड़े होकर व्यू आसपास का देखा जाता है तो बहुत ही अल्टीमेट व्यू मिलता है और दूर से देखने में भले ही ताजमहल छोटा दिखाई देता है, पर यहाँ पर अगर आप आकर देखेंगे तो पाएंगे कि वाकई में यह इमारत बहुत ऊंची है। और इसकी अगर जैसे हाइट की बात की जाए ना तो इसकी हाइट करीबन 73 मीटर है, करीबन नहीं बोलना चाहिए, 73 मीटर ही है। ताजमहल के दोनों तरफ राइट में और लेफ्ट में हूबहू एक जैसी दो इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें अगर राइट के साइड जाएंगे, ये आप देख रहे हैं, ये इमारत बनी है जो कि मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। इसी के लेफ्ट में भी एक इमारत बनी हुई है जो हूबहू इसी की तरह है और यह शाही मेहमान खाना है, जहाँ पर जो भी ताजमहल का दीदार करने के लिए आया करते थे वह रुका करते थे और यह पूरा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ताजमहल की चारों तरफ इस तरह की 4 मीनारें बनाई गई हैं जो कि 80 डिग्री बाहर की ओर, ताजमहल से बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ये इनको जो झुकाने का मेन मकसद था वो यही था कि अगर कभी भूकंप आता है या कोई बाहरी आक्रमण होता है तो जब भी ये मीनारों पर आक्रमण किया जाएगा और ये गिरेंगी तो वो ताजमहल पर ना गिरते हुए बाहर की साइड में गिरें, ताकि ताजमहल सुरक्षित रहे और उससे किसी भी तरह की कोई क्षति ना पहुंच सके। ताजमहल में जितनी भी सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है वह भारत के राजस्थान के मकराना से लाई गई हैं। ताजमहल की दीवारों पर जो आप ये रंग बिरंगी डिज़ाइनें देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई पेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह सफ़ेद मार्बल को तराशा गया है, फिर उसके अंदर दूसरे जो विदेशों से रंग बिरंगे पत्थर लाए गए हैं उनको फिट किया गया है। तो यह काम जो था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और इसको बखूबी तरीके से किया गया है। ऐसा लगता है कि मानो किसी पेंट का इस्तेमाल कर इस डिज़ाइन को बनाया गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेन ताजमहल के अंदर, जहाँ पर मुमताज़ और शाहजहाँ दोनों की कब्र बनी हुई है। मैं बता दूं कि पहले यहाँ पर मुमताज़ की ही कब्र बनाई गई थी और डायरेक्ट यहाँ पर मुमताज़ को नहीं दफन किया गया था, इनको पहले कहीं और रखा गया था, उसकी मैं अभी स्टोरी बताऊंगा। और उसके बाद में जब ये ताजमहल बन के कम्प्लीट हो गया था उसके बाद में फिर वहाँ से निकाल के कब्र को यहाँ पर दफनाया गया था। प्रवेश करते ही मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र के चारों तरफ आपको एक राउंड लगवाया जाता है। अब मुमताज़ की कब्र को यहाँ बनाने के पीछे का क्या इतिहास है वो हम जान लेते हैं। यूँ तो शाहजहाँ की पहले से 2 बीबियाँ थीं, सतेंद्री बेगम, फतेहपुरी बेगम, पर उनसे उनको तो औलाद का सुख नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए उन्होंने तीसरी शादी की जो कि मुमताज़ बेगम थी। मुमताज़ बेगम जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उनको राजनीति में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, इसी वजह से शाहजहाँ ने उनको एडवाइज़र के रूप में नियुक्त कर रखा था। और जब भी कहीं भी युद्ध पे या किसी भी राजा से मिलने के लिए जाया करते थे तो मुमताज़ को हमेशा अपने साथ में ले जाया करते थे। मुमताज़ अभी तक 13 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। जब उनके 14 बच्चे को जन्म होने को होता है तब उन्हें बहरामपुर शाहजहाँ के साथ में जाना होता है। बहरामपुर जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर था और आगरा से करीबन 800 किलोमीटर की दूरी पर था। इतनी लंबी दूरी तय करने से प्रसव पीड़ा बहुत अधिक होने लगती है और वह 14वें बच्चे गौरा बेगम को जन्म देती हैं। जन्म देने के बाद में ही मुमताज़ को पता चल जाता है कि अब वह ज़्यादा देर जीवित नहीं रहेंगी, इसीलिए वह शाहजहाँ से 2 वचन लेती हैं। मेरी मृत्यु के बाद में मेरे लिए एक ऐसा मकबरा बनाया जाएगा जो दुनिया में कहीं पर भी ना बना हो। और दूसरा वचन था कि आप दोबारा शादी नहीं करेंगे। शाहजहाँ ने अपनी प्यारी बीवी मुमताज़ की इन ख्वाहिशों को एक्सेप्ट किया। 17 जून 1631 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके ठीक 22 साल बाद में यह ताजमहल बनकर तैयार होता है और यहाँ पर उनकी कब्र बनाई जाती है। जो आप सामने मुमताज़ की ग्रेवयार्ड देख रहे हैं वह ओरिजिनल ग्रेवयार्ड नहीं है। जो ओरिजिनल थी वह इसी जगह से नीचे 10 फीट बनी हुई है, पर यहाँ टूरिस्टों को देखने के लिए, उनकी सहूलियत के लिए इसको ऊपर जैसा नीचे बना है वैसे ही ऊपर बना दिया गया है। अब आपके मन में एक संदेह चल रहा होगा कि मुमताज़ की मृत्यु के 22 साल बाद उनको यहाँ दफन किया गया है, तो 22 साल पहले वह कहाँ पे दफन थी? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो बहरानपुर में हुई थी, तो बहरानपुर में ही उनकी मम्मी बनाकर उनको दफना दिया गया था। और जब यह ताजमहल बनकर कंप्लीट हो गया तब उनकी कब्र को वहाँ से खोदा गया, वहाँ से लाया गया और यहाँ पर उनको दफना दिया गया। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने उनकी कब्र को भी यहीं पर दफना दिया था, तो इस वजह से दोनों की कब्र यहाँ पर बनी हुई है।
ताजमहल जब पूरा बन गया था तब इसकी खूबसूरती को देखकर शाहजहां बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उनके मन में इच्छा हुई थी कि मेरे लिए भी एक अलग से काला ताजमहल बनवाया जाए। इसकी उन्होंने शुरुआत भी करना चाहिए, पर उनके जो पुत्र थे औरंगजेब, वह इन सब बातों से नाखुश थे और इसमें जो पैसा लग रहा था, इसमें जो पैसे की बर्बादी हो रही थी, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इसी वजह से औरंगजेब ने अपने पिताजी को कैद करवा दिया और 1658 में शाहजहां को कैद करने के बाद में खुद सत्ता पर विराजित हुआ। तो इस तरह से मैंने बहुत ही छोटे रूप में आपको ताजमहल के इतिहास के बारे में भी बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। ताजमहल में अगर सबसे अच्छी फ़ोटोशूट के लिए अगर कोई जगह है तो ये जो शाही दरवाज़ा है और ताजमहल है, इसके बीच में एक चबूतरा बनाया गया है। यहाँ से आप फ़ोटो सेशन ले सकते हैं, अच्छी फ़ोटो आती है। और मेरे साथ में ये जो है वो तानिया है, ये जो कि रूस से आई हुई हैं और इनके साथ में भारत को घूमते हुए मुझे करीबन 6 से 7 दिन हो चुके हैं। ताजमहल को घूमते हुए सूर्यास्त भी हो चुका है, बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे मिला था। और एग्ज़िट होते हुए हम आपको ना जो टोकन होता है वो डालना होता है, मैंने डाल दिया था और हम लोग एग्ज़िट हो चुके थे। तो यहाँ पर आए हुए टूरिस्टों के लिए लॉकर सुविधा भी है जिसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता है। आगे और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।